गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आप लोग को क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ का थर्ड पॉइंट पढ़ना है, दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन वर्ड का मतलब होता है डिक्रीज, और डिक्रीज का आप कह सकते हैं कमी। तो कमी किस में? कमी आ जाना फ्रीजिंग पॉइंट में। तो वो कैसे होगा इसको समझते हैं, लेकिन उससे पहले आपको एक टर्म समझना होगा जिसको बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट का बेसिक डेफिनेशन आप सभी लोग जानते हैं, और वो ये है कि जिस टेम्परेचर पे कोई भी लिक्विड फ्रीज करना स्टार्ट करता है उसी टेम्परेचर को कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। बट इसके अलावा एक और डेफिनेशन है, उसको समझिए विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमने एक कंटेनर ले लिया, कंटेनर में वाटर ले लिया। वाटर अभी किस स्टेट में है? लिक्विड स्टेट में है। और आप सब लोग जानते हैं वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। लेकिन जब आप 0 डिग्री सेंटीग्रेड कर देते हैं टेम्परेचर, तो क्या सारा का सारा लिक्विड आइस में यानी कि सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है? नहीं, कुछ सॉलिड में कन्वर्ट होता है और कुछ लिक्विड में ही रहता है। तो यहां पे कुछ सॉलिड पार्ट आ गया, और ये वाटर का ही फेज है। ये डिफरेंट फेज है वाटर का, ये सॉलिड है। सॉलिड जिसको आप लोग आइस कहते हैं, आइस कह लिए, ठीक है। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपको दोनों चीज मिल रहा है, वाटर का लिक्विड फॉर्म भी मिल रहा है और वाटर का सॉलिड फॉर्म भी मिल रहा है। मतलब इसी टेम्परेचर पे दोनों फेज एग्जिस्ट करेगा। मतलब फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब होता है दैट टेम्परेचर एट विच बोथ फेजेस ऑफ अ सब्सटेंस, यानी कि लिक्विड फेज और सॉलिड फेज ऑफ अ सब्सटेंस को एग्जिस्ट, मतलब एक साथ एग्जिस्ट करेंगे। और इसका एक डेफिनेशन है, और वो डेफिनेशन क्या है? वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे किसी भी सब्सटेंस का लिक्विड फेज का वेपर प्रेशर, याद रखना है वेपर प्रेशर किसका? लिक्विड फेज का। वेपर प्रेशर लिक्विड फेज का किसके इक्वल हो जाएगा? वेपर प्रेशर ऑफ क्या? सॉलिड फेज। वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड फेज बिकम्स इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड फेज। दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो देखिए आपको फ्रीजिंग पॉइंट का जो डेफिनेशन बताया गया वो क्या बताया गया था कि वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे किसी भी सब्सटेंस का लिक्विड फेज और सॉलिड फेज का वेपर प्रेशर सेम होगा उसी को कहेंगे फ्रीजिंग पॉइंट। तो वैसे ही कुछ डेफिनेशन यहां भी लिख दिया गया है कि द टेम्परेचर एट विच, वो टेम्परेचर जिस पे सॉलिड फेज और लिक्विड फेज किसी भी सब्सटेंस के क्या होंगे? सेम। तो सेम, हैविंग सेम वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर उनका जब सेम हो जाएगा तो उसी टेम्परेचर को क्या कहा जाएगा? फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, नोट करिए। तो चलिए आपको हम अब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ाते हैं। देखिए हमने कंटेनर ले लिया, कंटेनर में वाटर ले लिया, वाटर को हमने माना है सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट का जो फ्रीजिंग पॉइंट यहाँ पे हमने मान लिया है वो T1, और T1 का वैल्यू कितना मान लिया है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, और जब आप इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे, क्या ऐड करने वाले हैं? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जब आप इसमें ऐड करेंगे तो क्या होगा? इसका वेपर प्रेशर घट जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका वेपर प्रेशर घट जाएगा। तो जब इसका वेपर प्रेशर घटेगा तो इस सब्सटेंस का फ्रीजिंग पॉइंट भी घट जाएगा। अब आप सोचेंगे क्यों ऐसा होगा? क्योंकि जब आप 0 डिग्री सेंटीग्रेड ले जा रहे थे तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल जो है वो क्लोज आना शुरू हुए, ठीक है, जिसके कारण लिक्विड से वो सब्सटेंस किसमें चेंज होना स्टार्ट हुआ? सॉलिड में। ठीक है, जब आप प्योर रखे थे तो उस समय टेम्परेचर कितना लगा था? 0 डिग्री, तो वो सॉलिड फॉर्म में आना स्टार्ट हो गया था। लेकिन जब आप उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जो है ना, वो पार्टिकल्स के बीच में आ जाता है, जिसके कारण ये जो प्रोसेस है वो डिले हो जाता है। यानी कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो है वो क्लोज आ रहे थे, उनका जो प्रोसेस है, समय जो है वो अब ज़्यादा लग रहा था, इसलिए टेम्परेचर को और कम करना पड़ेगा। इसीलिए जो फ्रीजिंग पॉइंट हो जाता है वो क्या हो जाता है? 0 डिग्री से कम। यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट हमने मान लिया सॉल्यूशन का वो कितना है? T2 -2 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना है? -2 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पे क्या देखें? यहाँ पे देखें कि जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किए तो फ्रीजिंग पॉइंट घट गया। फ्रीजिंग पॉइंट कितना हो गया भाई? 0 से -2। तो कितना फ्रीजिंग पॉइंट घटा? कितना घटा? तो कैसे बताएंगे? तो भाई 0
डिग्री माइनस 2 डिग्री। कितना आ गया भाई, कितना घटा, 0 में से 2, तो यहाँ पे कितना हो गया, 2 डिग्री घट गया। कितना डिग्री घट गया, 2 डिग्री घट गया। तो 2 डिग्री यही कहलाया क्या, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, चलिए तो देखिए अब छोटा सा एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन करने जा रहे हैं। हमने मान लिया लेट T1 बी द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड और T2 जो है इसको इस बार मान लिया गया T2 बी द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन containing इसमें क्या है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, containing non volatile solute, then तब फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन कैसे निकालेंगे, तो आपको क्या बताएं हम, T1 माइनस T2 हो जाएगा। यानी कि यहां पे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल टू T1 क्या था, तो T1 था फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ क्या था भाई, प्योर सॉल्वेंट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ये था। माइनस क्या हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा T2 क्या था, तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसको हमने क्या माना है, इसको हमने माना है T1 और उसको हमने क्या माना है T2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, चेंज आ गया। किसमें चेंज आ गया, टेम्परेचर में चेंज आ गया ड्यू टू फ्रीजिंग। यानी कि डेल्टा TF निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला है और वो क्या है, T1 माइनस T2। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को किससे डिनोट करना, हमेशा डेल्टा TF से। बात समझ में आ गया। ठीक है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को किससे डिनोट करना है, डेल्टा TF से। बात समझ में आ गया, इतना नोट करिए। देखिए इस चीज को ग्राफिकली भी समझा जा सकता है। इस एक्सिस में मानो टेम्परेचर ले लिए, यहाँ कम है टेम्परेचर, ये जैसे इधर जाएंगे टेम्परेचर बढ़ेगा। वैसे यहाँ पे वेपर प्रेशर मान लिया गया, यहाँ पे वेपर प्रेशर कम है, जैसे इस ऊपर जाएंगे वेपर प्रेशर बढ़ेगा। तो हमने क्या बताया था कि पहले वाटर ले लो। ठीक है, वाटर ले लिए। वाटर भी किस स्टेट में, लिक्विड स्टेट में है। हर लिक्विड का वेपर प्रेशर होगा एक सर्टेन टेम्परेचर पे। मानो इस टेम्परेचर पे, यहाँ पे टेम्परेचर पे इस लिक्विड का वेपर प्रेशर ये था। ठीक है, अब आप टेम्परेचर को कम करना स्टार्ट किए ताकि वाटर को फ्रीज कर सके। यानी कि वाटर जो है उसका फेज कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड से किस में आ जाएगा, सॉलिड में। जैसे जैसे आप टेम्परेचर कम करते चले जाएंगे, वैसे वैसे जैसे जैसे आप टेम्परेचर कम करते चले जाएंगे, वैसे वैसे इसका वेपर प्रेशर भी घटना स्टार्ट होगा। क्योंकि आपको पता है टेम्परेचर घटेगा तो वेपर प्रेशर घटेगा, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा। क्योंकि टेम्परेचर अगर आप बढ़ाएंगे तो मॉलिक्यूल्स ज़्यादा कन्वर्ट होंगे वेपर में, तो प्रेशर भी ज़्यादा बनेगा। यानी टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वेपर बढ़ता है, टेम्परेचर घटाते हैं तो वेपर घटता है। तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा, और टेम्परेचर घटाएंगे तो वेपर प्रेशर भी घटेगा। यानी कि यहाँ तक मान लीजिए, यहाँ तक अभी सब्सटेंस किस स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में, यहाँ तक। लेकिन इस पॉइंट पे आने के बाद ये सब्सटेंस अब सॉलिड फेज में कन्वर्ट होना स्टार्ट हुआ, यानी कि फ्रीज होना स्टार्ट हुआ। और टेम्परेचर यहां तक, मान लीजिए यहां तक। तो ये टेम्परेचर क्या हो गया भाई, ये टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जब प्योर सॉल्वेंट जो है वो फ्रीज होना स्टार्ट हो गया, जिसको हमने क्या मान लिया था, T1। ठीक है, अब क्या करते हैं कि वही वाटर लेते हैं, उतना ही वाटर ले लिया गया,
और वही टेम्परेचर ले लिया गया और उस टेम्परेचर पे नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट जब आप ऐड करेंगे तो उसका वेपर प्रेशर पहले से क्या हो जाएगा, घट जाएगा। मतलब उसी टेम्परेचर पे अब उस चीज़ का वेपर प्रेशर मान लो घट के हो गया ये, ठीक है, मान लो घट के हो गया ये, या फिर इतना नहीं तो यहाँ पे रख लो, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे, ठीक है। अब क्या है, वो अभी भी लिक्विड स्टेट में है, अब उसको किस में कन्वर्ट करना है, सॉलिड में, यानी टेम्परेचर को आपको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। जब आप टेम्परेचर कम करेंगे, ठीक है, टेम्परेचर कम करते करते मान लीजिए यहां तक पहुंचे, ठीक है, तो अब ये सॉल्यूशन किस स्टेट में पहुंच गया, इस पॉइंट पे आने के बाद सॉलिड स्टेट में, इसमें कन्वर्ट हो गया सॉलिड स्टेट में। मतलब यहां पे ये जो टेम्परेचर है इसको क्या मान लिया हमने, इसको मान लिया T2, ठीक है। मतलब प्योर सॉल्वेंट के लिए जो टेम्परेचर था यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट जो था वो क्या था भाई, ज़्यादा था, यहाँ से दिख रहा है ये कर्व ज़्यादा है। और सॉल्यूशन के लिए, ये किसके लिए भाई, सॉल्यूशन के लिए, सॉल्यूशन के लिए जो कर्व है उसके लिए टेम्परेचर क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। तो डिफरेंस निकालेंगे, ये ज़्यादा है और ये क्या है, कम है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालेंगे और ये डिफरेंस क्या कहलाएगा, ये डिफरेंस कहलाएगा डेल्टा TF। और डेल्टा TF कैसे निकालना है, T1 माइनस T2। डेल्टा TF कैसे निकालना है, T1 माइनस T2। डेल्टा TF क्या कहलाएगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, नोट करें, ठीक है। देखिए अब उसका आगे ये पढ़ना रिलेशनशिप, किसके बीच में रिलेशनशिप, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और मोलैलिटी के बीच में। तो जैसे कि आपको हम बताए थे एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट में कि डेल्टा TB जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है, मोलैलिटी का। ठीक उसी तरह फ्रॉम एक्सपेरिमेंट डेल्टा TF भी जो है, डेल्टा TF इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी यानी कि मोलल कंसंट्रेशन। और जब आप प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो एक इक्वल टू और कांस्टेंट आएगा और यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, KF इंटू M हो गया, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन दिखा, इसी इक्वेशन को कहते हैं हम लोग क्या, रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा TF एंड मोलैलिटी, वेयर KF जो है, KF एक कांस्टेंट है और KF का नाम क्या है, KF इज कॉल्ड, ये कहलाता है, क्या कहलाता है, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट। क्या कहलाता है, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, या फिर कहते हैं क्या कहते हैं, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, या फिर कहते हैं, क्या कहते हैं, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। क्या कहते हैं, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। बात समझ में आ गया। और यहां जो M है, M इज क्या हो जाएगा, M इज मोलैलिटी and delta TF is depression in freezing point। समझ में आ गया। चलिए आपको हम इसके बाद बताते हैं मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। देखिए मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट यानी कि KF। अब देखो ये चीज़ आपको पहले से पता है, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M, ये चीज़ पहले से पता है, ठीक है। एक लाइन हम इसमें एक्सटेंड कर सकते हैं,
डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ। मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, बी का मतलब याद रखना है सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन पर केजी सॉल्वेंट, यानी डब्ल्यू ए क्या हो जाएगा? वेट ऑफ सॉल्वेंट, लेकिन ये किस में है? केजी में। किस में है? केजी में। और अगर इफ एन बी इज इक्वल टू मान लो 1 मोल है और एंड डब्ल्यू ए इज इक्वल टू कितना है? 1 kg, तो क्या होगा? देन डेल्टा टी एफ विल बी इक्वल टू के एफ। इसका इक्वल हो जाएगा के एफ के, क्यों? एन बी का वैल्यू 1 है, डब्ल्यू ए का वैल्यू क्या है? 1 है, तो यहाँ पे डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू क्या आ गया? के एफ। इसका मतलब क्या निकला? इसका मतलब ये निकला कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को ही कहा जा सकता है क्या? मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। लेकिन कब? जब 1 मोल सॉल्यूट को डिसॉल्व किया जाए किसमें? 1 kg सॉल्वेंट में। यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पे कि व्हेन 1 मोल ऑफ नॉन volatile solute is added to 1 kg 1 to 1 kg solvent, then the depression in freezing point is called क्या कहलाएगा? is called molar depression constant। क्या कहलाएगा? मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। बात समझ में आ गया? अब इसका यूनिट देख लीजिए, यूनिट ऑफ के एफ क्या होगा? यूनिट ऑफ के एफ क्या हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे के एफ इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं के एफ इज इक्वल टू क्या हो सकता है? ठीक है, तो हम यहाँ से के एफ इज इक्वल टू, आप इससे लिखो चाहे इससे लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। के एफ इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? के एफ इज इक्वल टू लिख सकते हैं डेल्टा टी एफ बाई एम। बात समझ में आ रहा है? डेल्टा टी एफ के लिए यानी कि टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर की यूनिट तो के हो गया, केल्विन हो गया, लेकिन मोलरिटी के लिए यूनिट क्या होता है? मोल पर केजी। क्या होता है? मोल पर केजी। ठीक है, तो अब इसको ऊपर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा? केल्विन अपने जगह में, केजी अपने जगह में, यानी कि माइनस से ऊपर जाएगा तो क्या होगा? प्लस, और उसके बाद मोल है, यहाँ पे प्लस है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ठीक है, मोल इनवर्स लिख सकते हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? केल्विन केजी पर मोल। बात समझ में आ गया? तो ये यूनिट हो गया के एफ का। चलिए नोट कर लीजिए, नोट कर लिए। अब कैलकुलेट करेंगे मोलर मास ऐसे सॉल्यूट का जिसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं, लेकिन बाय यूजिंग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। चलिए देखिए, तो वी नो दैट, थोड़ी देर पहले ही आपको बताया गया कि डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम, और बताए थे क्या कि m इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन क्या? पर केजी सॉल्वेंट। डब्ल्यू ए क्या हो जाएगा? वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, और के एफ इज इक्वल
एन बी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एन बी इज इक्वल टू लिख सकते हैं डब्ल्यू बी बाई क्या, एम बी लिख सकते हैं। मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू डब्ल्यू ए। लेकिन मान लो अगर डब्ल्यू ए जो है वो ग्राम में है, तो केजी में लाने के लिए कितना से डिवाइड देना पड़ेगा, 1000 से, और वो 1000 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, यानी कि यहाँ पे हो गया 1000। किस लिए, ग्राम से क्या कन्वर्ट करने के लिए, केजी में। समझ में आ रही है, ठीक है। तो हमको कैलकुलेट क्या करना है, एम बी। तो यहाँ पे एम बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम बी को इधर ले जाएंगे, एम बी इज इक्वल टू क्या लिख पाएंगे, के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, डेल्टा टी एफ इंटू क्या हो जाएगा, बोलिए, डब्ल्यू ए, एंड डब्ल्यू ए शुड बी इन ग्राम। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर पाएंगे क्या, मोलर मास ऐसे सॉल्यूट का जिसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है, बाय यूजिंग क्या, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। देखिए वेयर, जहाँ पे एम बी क्या है, एम बी हो जाएगा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। डब्ल्यू बी क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बी मास, या फिर लिख सकते हैं आप वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। डब्ल्यू ए क्या हो जाएगा, डब्ल्यू ए इज इक्वल टू हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। और डेल्टा टी एफ क्या है भाई, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एफ पी फ्रीजिंग पॉइंट। और के एफ क्या है, तो आपको हम बताएं, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट है, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, एकदम सिमिलर है जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में जो किया गया था, वैसे ही कुछ यहाँ पे भी किया गया है, एकदम सिमिलर वे में है। आप लोग नोट कर लिए होंगे, ठीक है। उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन दिया गया है, आप इसको सॉल्व करिए, जो भी इसका आंसर आया कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ठीक है। आज यहीं तक,